हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अपडेट में। दोस्तों आज काफ़ी समय के बाद एक भर्ती आई हुई है, तो उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। खैर दोस्तों, आपको जैसे सभी को पता है कि काफ़ी समय से कोरोना के कारण प्रदेश में या राज्य में या देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सरकारी भर्ती का विज्ञापन या परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिस जारी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसी बीच डिप्लोमा धारक छात्रों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके लिए वैकेंसी जो है बिजली विभाग में आई हुई है। और ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जेई के पद पर 146 पोस्टों पर वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस विज्ञापन के जारी होने के साथ साथ इसका आवेदन भी प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या विवरण दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो पोस्ट हैं वो किस किन डिपार्टमेंट्स में आई हुई हैं, तो आप वो आसानी से देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में 69 पोस्ट हैं, और मैकेनिकल में 78 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 39 एंड कंप्यूटर में 10। टोटल मिला के 196 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों बाकी जो कैटेगरी वाइज है, जैसे यूआर है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर वट जो भी कुछ है, आप इसको आसानी से पूरी स्क्रीन में आप जूम करके चाहे पाउस लगा करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ टर्म कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि जो निगम लिमिटेड है इनके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि जो वैकेंसियों को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि उक्त पद पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमन्य है, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण की पॉलिसी है वो केवल उत्तर प्रदेश के एप्लीकेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, जैसे कि आप पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या किसी यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अगर जो फीस या आपको जनरल कैटेगरी की है वही फीस आपको देनी पड़ेगी, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो इन अदर स्टेट्स। यानी कि अगर आप ओबीसी हैं और आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी की फ़ीस पे करनी होगी, और जो सिलेक्शन में भी क्या कहते हैं, जो आरक्षण की से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसी होगी वो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला है कि पद जो है वो पेंशनेबल नहीं ना होकर के मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अवतरित है। अच्छा दोस्तों अब आगे चलते हैं वेतनमान। इसका जो वेतन है दोस्तों 44,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग में। और जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनुसार नियमानुसार होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों ये चीज़ जो लिखी हुई है कि इसमें लिखा जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट ये बताता है कि आपको हिंदी देवनागरी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपकी हाई स्कूल में हिंदी भाषा का सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपका हिंदी भाषा का सब्जेक्ट आपके 10th में होना चाहिए। सेकंड है कि आपको 3 साल का डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, आपका स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज से आपका 3 साल का डिप्लोमा पूरा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में आपका चीज़ में डिप्लोमा मांगा हुआ है। बाकी आप उसके लिए कैटेगरी के लिए आप फुल नोटिस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अच्छा कुछ चीज़ आप नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं नोट्स में। पहला पॉइंट कहता है कि डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आपने डिस्टेंस से डिप्लोमा किया हुआ है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकंड है डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये दोस्तों कि जिसका जब हम फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो उस टाइम तक आपका डिप्लोमा पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फाइनल ईयर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, आप सारे सब्जेक्ट में पास होंगे, टोटली आप पूरी तरह से कंप्लीट होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो CGPA और जो OGPA होता है, जिनका मतलब ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, वो अपना फार्मूला जो कन्वर्जेसन है वो अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से अपना लेकर रख लें, या जो भी है वो अपने रख लें अपने पास, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा।
जो एज है दोस्तों इस भर्ती के लिए वो है 18 से 40 वर्ष के लिए। हाँ, एक पॉइंट ये है कि जिन्होंने जो भी एप्लीकेंट, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करी है 1 साल की, उनके लिए दोस्तों अगर उनको इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। वो भी किस कंडीशन, वो भी जान लो आप। जैसे कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो पासिंग नंबर होगा, जिसमें से मान लो 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के सेम नंबर आ गए, ठीक है जी, रिटन एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जिसका नंबर जिसने क्या कहते हैं, मान लो जैसे कि उनके पास एक वैकेंसी की ज़रूरत है और 2 कैंडिडेट है जिनके समान नंबर है, सेम नंबर आ गए हैं। तो जिसने अप्रेंटिसशिप करी होगी इस निगम से, विद्युत निगम से, उनको वरीयता दी जाएगी, यानी उनका सिलेक्शन पहले कर दिया जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिसने भी अप्रेंटिसशिप करी हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से, उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है जी, बाकी आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो एज में छूट वगैरह है, आप देख सकते हो कि अधिकतर आयु सीमा 5 साल की छूट अनुमन्य है, पहला पॉइंट है। बाकी भूतपूर्व सैनिक वगैरह सब है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और है, जो चौथा पॉइंट है, जो हैंडीकैप पर्सनस हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 15 साल की क्या कहते हैं आयु सीमा में छूट दी गई है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरी नोटिस को, मैंने बहुत ही आसानी से इसको स्लाइड कर रहा हूँ, आप आराम से इसको पॉज करके या जैसे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए आवेदन शुल्क के बारे में। हम जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो 1000 रुपये पे करेंगे, जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो 700 रुपये पे करेंगे, और जो दिव्यांग हैं वो क्या कहते हैं 10 रुपये पे करेंगे एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग वगैरह पर आप ऑनलाइन पे करेंगे। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, अगर आपको कोई कहता है कि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो टोटली स्कैम है, फ्रॉड है दोस्तों। आप साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको शायद दिखाना भूल गया, मैं आपको फिर से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप ऊपर जाके देखेंगे, ये देखिए आप लिखा हुआ है ऊपर ब्लैक हेडलाइन में लिखा हुआ है कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही आमंत्रित है, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आप किसी अन्य माध्यम, जैसे कि ऑफलाइन, कुछ लोग पहले के टाइम पे होता था ना कि फॉर्म भर करके उसको पोस्ट कर देते थे, तो इस टाइप से कुछ भी नहीं है इस बार। आपको जो भी फॉर्म भरने हैं वो सारा ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर कोई कहता है कि ये फॉर्म ऑफलाइन है तो आप उसके चक्कर में ना पड़िए, वो फ्रॉड है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि फ़ोटो वगैरह सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, आपको पता ही आजकल सारे एग्ज़ाम सीबीटी हो रहे हैं। सीबीटी यानी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके दोस्तों। और बाकी अपना देख लो आप फ़ोटो को, ये सब चीज़ें तो एग्ज़ाम के टाइम पे नोटिस में आप पढ़ लोगे, बाकी आप इधर देख लो क्या चीज़ है। हाँ, एक 10वां पॉइंट, 10th नंबर का पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे पुरुष जो महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पति पत्नी रखते हो चयन हेतु अर्ह नहीं है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर किसी हस्बैंड की 2 वाइफ हैं या किसी वाइफ के, समझ रहे हो ना, तो उसमें जो है अगर एक से अधिक पति पत्नी से बिलोंग करते हो तो वो किसी भी कैंडिडेट में किसी भी हालत में फॉर्म को भरने के लायक नहीं है। 9वां पॉइंट है एनओसी। यदि आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक। यानी कि दोस्तों अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको आप जहाँ पर आप पहले काम कर रहे हो वहाँ से आपको एनओसी देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, आपको जो डिपार्टमेंट हेड होंगे या जो भी कुछ है। अच्छा, बाकी दोस्तों परीक्षा का स्थान, ये आपको कुछ सेंटर दे रखा है इन्होंने, लिखित परीक्षा आगरा, बरेली, कानपुर, झारखंड, ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, ये काफ़ी है, आप इसको देख सकते हो कुछ। और इन्होंने बोला कि घटाया भी जा सकता है। बाकी इन्होंने बोल दिया कि अब परीक्षा उत्तीर्ण होने पर शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ जनपद में होगा। चलिए जो भी है वो सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं, वो जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप अगर कहीं भी कराएंगे आप वहाँ भी जाने को तैयार हो जाएंगे।